नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कई वीडियो में हम लोग लगातार यूपीएससी के नोटिफिकेशन पर चर्चा कर रहे हैं। पिछला जो वीडियो था हम लोग पीटी क्वालिफाई करने के लिए क्या मिनिमम सोर्स हो इस पे चर्चा किए थे। इसी में आप लोगों को बताया गया था कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और चाहते हैं कि पीटी क्वालिफाई करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो होता है वो रास्ता से आपको भटकने नहीं देता है। नहीं तो कहा जाता है कि यूपीएससी का सिलेबस तो समुद्र है, तो समुद्र में अगर नहीं भटकना है तो अपना लक्ष्य और रास्ता आपको फिक्स रखना होगा, और नहीं तो ये समुद्र है, भटकते रहिएगा और फिर जो है साल दर साल बीतते जाएगा, पीटी क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं वो भले मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लेकिन पीटी जितने बार देते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको उनके स्ट्रेटजी को सुनना है कि क्या कहते हैं वे लोग, और उनका भी कहना है कि क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना बहुत जरूरी है और बेहतर तरीके से क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि केवल एबीसीडी में हम उसका आंसर देख लिया और सॉल्यूशन बना लिया और हम लोग समझे कि क्वेश्चन बैंक हो गया, बस इसी तरह से तैयारी कर लेंगे तो हमारा जो आने वाले साल है उसमें यही प्रश्न रिपीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एज इट इज क्वेश्चन जो होता है वो जैसा का वैसा रिपीट नहीं होता है। एक आध दो क्वेश्चन अपवाद के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन बैंक को यूज करना है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का ये तरीका होता है या ये फायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा बुक है जिसको लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए और कौन सा ऐसा सोर्स है या बुक है जिसको ऊपर ऊपर एक नजर या एक बार हम लोग देख ले, बार बार उस किताब को पलटने की आवश्यकता नहीं है। या एनसीईआरटी हम जब पढ़ें तो किस चीज में फोकस करें, उसके इमेज में फोकस करें, उसका जो मैप दिया हुआ है उसमें फोकस करें, वो जो लाइन में नहीं लिखा गया है उस लाइन को भी हम समझने का प्रयास करें। ये चीज आपको तय करना होगा क्वेश्चन बैंक से ही, यही आपको रास्ता बताएगा। और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को, आने वाले वीडियो जो है आज हम एक सवाल आपको बताएंगे, फिर आने वाले वीडियो में हम बाकी सवालों को आपको सॉल्व करवाएंगे और इस तरह से आपको आइडिया देने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप बहुत सारे तथ्य जो हैं वो नहीं जानते हुए भी कुछ का आंसर आप पता कर सकते हैं और सही आंसर आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग जो है 3 सब्जेक्ट का 10 साल का क्वेश्चन बैंक आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। एक है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी और तीसरा है पॉलिटी। बाकी जो 3 सब्जेक्ट आपका बच जाता है इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस और टेक्नोलॉजी। ये चूंकि करंट से बहुत ज्यादा प्रश्न इसका पूछे जाते हैं, इसलिए 3 या 4 साल के प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद जो भी साल भर में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा प्रश्न, जो कि आपको 2023 के पीटी के एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपको पिछले वीडियो में बोला गया था कि सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, 33% यहाँ पे आपको लाना ही लाना है, नहीं तो पेपर 1 का मार्क्स आपको जुटेगा नहीं, या आप जो है इससे कोई मतलब नहीं है कि पेपर 1 में आप कितना नंबर लाए हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। और 33% बनाना कोई बहुत ज्यादा जटिल काम नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो बन जाएगा। हाँ, इग्नोर बिल्कुल भी इसको नहीं करना है। आगे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो तय कर लें कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे अभी आपको बताया गया कि सिलेबस या सोर्स जो है हमारा, एक जो क्वेश्चन बैंक है वो क्या करता है कि हमारा रास्ता जो है वो भटकने नहीं देता है, लेकिन वो तो एक रास्ता हो गया जो कि हमको भटकना नहीं है, लेकिन क्या टारगेट होना चाहिए, कितना क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ये चीज हमको पता चलता है कटअप से। अगर 3 साल का, हम पिछले 3 साल का कटअप देखें, यहाँ 22 लिखा हुआ है लेकिन 22 का कटअप अभी आया नहीं है, 2021 का ही कटअप आया है। तो 19 से अगर 21 तक का कटअप देखें तो 21 का जो कटअप है जनरल कैंडिडेट का वो 87 पॉइंट आपका 54 है, और जो एसटी का कैटेगरी का है 70.71 है। यानी अगर हाईएस्ट मार्क्स जो अगर देखिए तो 87 कटअप था, उसको हम 88 मान लेते हैं, और लोएस्ट अगर देखा जाए तो 71 मार्क्स यहाँ पे आपका हमको देखने को मिल जाता है, जो कि एसटी कैटेगरी। आप जो है अपना अपना कैटेगरी का देख सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट करना है कि हाईएस्ट मार्क ही आपको लाना है। अपना कैटेगरी के एकदम कटअप के बीच अगर आप टारगेट रखते हैं तो हो सकता है वो टारगेट कभी कभी पूरा ना हो, इसीलिए जो जितना आपको लक्ष्य है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही तय करना है। कटअप से ज्यादा अगर लक्ष्य तय नहीं कीजिएगा तो फिर हो सकता है यहाँ पे आपको फेल होने का डर जो है वो बार बार सताते रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज से हम लोग समझते हैं कि 88 नंबर यहाँ पे कटअप था, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट या कैंडिडेट जो है वो मात्र 44 प्रश्न को अगर सही करते तो वो जो है पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं। और आपको पता है पीटी जो है मेरिट में इसका मार्क्स जुड़ता नहीं है, तो आपको इसको केवल क्वालिफाई करना है, इसमें आपको पीएचडी करना नहीं है या टॉप करना नहीं है। दूसरा चीज, अगर आप एसटी कैटेगरी का हैं तो लगभग 31 से 32 प्रश्न आप अगर यहाँ पे
सॉरी, यहाँ पे 35 से 36 प्रश्न अगर आप बनाते हैं, 36 प्रश्न मान के चलते हैं, 36 प्रश्न अगर आपका सही हो जाता है तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम यहाँ पे 2021 में कैंडिडेट का संख्या दिखाएं जो कि पीटी क्वालिफाई किए थे, तो लगभग 9214 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पीटी क्वालिफाई यहाँ पे किए हुए हैं। तो ये पीटी क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, 9214 कैंडिडेट ही ऐसे उनको मिले जो कि 44 मार्क्स या 36 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले कैंडिडेट थे। यानी अलग अलग कैटेगरी में अगर बांटा जाए तो भी लगभग 9214 ही कैंडिडेट थे। अगर हम मैक्सिमम को भी लेके चले तो 44 प्रश्न को ये बना पाए, बाकी जो है, या 44 प्रश्न से अधिक प्रश्नों को ये बना पाए। बाकी इसके बाद लाखों फॉर्म यहाँ पे आपका भरा गया था, 11 लाख 10 लाख फॉर्म आदमी कैंडिडेट भरते हैं, 5 लाख कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देते हैं। वो 5 लाख कैंडिडेट में आप समझिए कि 9,000 को आप माइनस कर दीजिए तो वो लोग 44 प्रश्न को भी यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं। तो आपको टारगेट क्या करना है कि इस 9200 9,000 या जो भी ये जो पीटी क्वालिफाई किए उसके अंतर्गत आपको आना है। तो ठीक है, 44 प्रश्न अगर आप टारगेट रखते हैं तो हो सकता है ये टारगेट अचीव ना हो, सॉरी टारगेट जो है वो कभी कभी फेल हो जाएगा। इसीलिए आपको टारगेट कितना का रखता है, 50 का। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के रहते हैं, अपने अपने कैटेगरी के अनुसार थोड़ा बहुत कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन हम जनरल कैंडिडेट को मान के चलते हैं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको टारगेट रखना है कि 50 प्रश्न जो है आपको सही करना है किसी भी हालत में। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसा तो होगा नहीं कि आप 50 सवाल बनाएं और 50 का 50 सही हो गया। इसमें आपका कुछ ऐसा प्रश्न होंगे कि जो आप अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर आप 4 प्रश्न अगर आप बनाते हैं तो 3 प्रश्न आपका गलत होता है, तो एक प्रश्न आपका सही होना ही चाहिए। तो अब क्या होगा कि 50 क्वेश्चन के बाद आप जितना भी अटेम्प्ट आप ले रहे हैं वो अटेम्प्ट में 1:3 का अगर रेशियो है तो आपका अल्टीमेटली 50 क्वेश्चन जो है वो बच जाएगा, और 50 दूनी 100 है जो कि आपका 2019 में 98 कटअप गया था। तो इससे ज्यादा कटअप आपका उछाल नहीं देखने को मिलेगा। इतना भी है ना, कटअप अचानक नहीं बढ़ जाएगा। यूपीएससी एग्जाम में कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं है कि इस बार 50% था तो अगले बार 80% कटअप चला गया, ऐसा होता है यहाँ पे नहीं है। थोड़ा बहुत कमी बेसी देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिलता है। तो आपको टारगेट रखना है कि किसी भी हालत में हमको 50 सवाल सॉल्व करना है, और अगर इससे ज्यादा अटेम्प्ट करना ही है, अगर का कोई बात नहीं है कि इससे ज्यादा अटेम्प्ट तो करना ही करना है, लेकिन वो जो अटेम्प्ट आप कर रहे हैं उसमें ये लक्ष्य रखना है, ये आपको टारगेट लेके चलना है कि अगर मेरा 3 गलत भी हो जा रहा है तो एक किसी भी हालत में सही होना होगा, तभी मेरा 50 नंबर जो है वो रिमेनिंग बचेगा और 50 का 100 नंबर आएगा। और इस तरह से 50 क्वेश्चन का 100 नंबर अगर आता है तो किसी भी डर के बिना आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा या मन में कोई उलझन नहीं रहेगा कि हम पास करेंगे या नहीं करेंगे। आपको एक चीज और इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि 50 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आप 70 अटेम्प्ट करते हैं या 60 अटेम्प्ट करते हैं, ये अलग अलग कैंडिडेट पे अलग अलग लागू होता है। कोई 80-90 भी अटेम्प्ट करता है, अलग अलग कैंडिडेट का अपना अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। तो अगर हम मान के चलते हैं औसतन अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहे हैं या 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 20 ऐसे सवाल हैं या 30 ऐसे सवाल हैं जो कि आपके रेंज से ही नहीं, सबके रेंज से वो बाहर है, और इस 20-30 सवाल के पीछे आपको भागना नहीं है। क्या करते हैं हम लोग कि कुछ ऐसे प्रश्न आ गए जो कि बहुत ही एक तरह से कहिए कि रेयर कोई बुक है जो कि ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, जो कि एक तरह से रेगुलर जो बुक हम लोग पढ़ते हैं, जो भी सोर्स हम लोग यूज करते हैं उस बुक से नहीं पूछा गया, और वो फैक्ट को वहां पे कोई नया बुक से पूछा गया। अब हम क्या करने लगे कि वो नया बुक पढ़ने लगे, और इससे हमको नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि आपका ये 20-30 प्रश्न के पीछे आप भागिएगा तो बाकी का जो 50 या 60 या 70 प्रश्न है वो आपका छूटने का डर होता है। क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी हैं और एक हमारा लिमिट होता है कि हम चीज़ों को कितना याद रखें। इतना लेंदी आपका सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा आपको पढ़ना है, हिस्ट्री में ही कितने बुक आपको पढ़ने होते हैं। तो अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करके पढ़ते हैं, बेसिक बुक ही पढ़ते हैं और साथ में क्वेश्चन बैंक बनाते हैं और जो भी करंट में डेवलपमेंट हो रहा है उसको आप जोड़ के देखते हैं, तो आपका जो है वो लगभग 40-50 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा। तो इसके पीछे आपको नहीं भागना है कि 20-30 प्रश्न कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, उसके पीछे अगर आप भागते रहिएगा तो आपका 50 सवाल छूट जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो 2-3 सवाल ऐसा सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में 2-3-4-5 ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो कि आपके रेंज से बाहर हैं, उसको देख के घबराना नहीं। सीधा सा मतलब है वो छोड़ने के लिए आते हैं, आपको उसको छोड़ देना है। अल्टीमेटली आपको जो सॉल्व करना है वो 50 प्रश्न सॉल्व करना है, और इसके बाद जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसको मैनेज करते हुए चलना है। यानी कि 3 और 1 का रेशियो आपको लेके चलना है। 3 अगर गलत हो जाए तो 1 मेरा सही हो जाना चाहिए, क्योंकि
यहाँ पे अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो आजकल का जो रेंज है आपका 25 से 30 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जिसको आप देख के ये कह सकते हैं कि 100% इसका आंसर हमको आता है। और इसके बाद तो बाकी जितना भी है वो एलिमिनेशन मेथड से ही आपको आंसर तक पहुंचना है। और ये चीज़ भी हम लोग क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन जब अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें देखने का प्रयास करेंगे। हर चीज़ को यहाँ पे हम लोग समझेंगे, एक एक चीज़ को कि कहाँ से सोर्स आया गया है, कहाँ इमेज आया है, कैसे एलिमिनेट करना है, ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसको धैर्य दे के आप धैर्य रख के इस वीडियो को देखिए। और आने वाले वीडियो, आज तो हम लोग केवल एक ही प्रश्न का चर्चा करेंगे, आने वाले वीडियो में हम लोग फिर लगातार सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से करने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री को 3 पोर्शन में बांट के हम लोग पढ़े थे। पहला है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। और इस तरह से यहाँ पे आपका एंशिएंट हिस्ट्री में अगर बात किया जाए 2013 से लेके 2022 तक, तो हम लोग ईयर वाइज देखेंगे कि कितना एंशिएंट में आया, कितना मिडिवल में आया और कितना मॉडर्न में आया। टोटल अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हिस्ट्री में आपका 15 आया था 2013 में, और 2022 में भी इसमें 15 प्रश्न आए थे। इसमें वेरिएशन मिलता है, कभी 2018 में 20 प्रश्न देखने को मिले हैं तो 2017 में 13 प्रश्न भी आए हैं। मतलब 15 से 17 प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं औसतन रूप में। और इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को कमांड ये करना है कि कम से कम इसमें से 10 से 12 प्रश्न बन जाए, क्योंकि ये जो है आपके ऑथेंटिक बुक से ही पूछे जाते हैं। जो थोड़ा बहुत करंट में डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है उससे रिलेट करके भी कभी कभी पूछा जा रहा है। आजकल के जो प्रश्न है 2022 के प्रश्न जो है उसको करंट से जोड़ के पूछा जा रहा है। फिर भी आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 15-17 प्रश्न है तो 10-12 प्रश्न आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका बेसिक बुक से ही पूछा जाता है, वहीं से रिलेट करके पूछा जाता है। तो इसीलिए इधर उधर और बाकी का जो 3-4 प्रश्न है उसके पीछे भागना नहीं है कि ये पूछ दिया तो उसका किताब पढ़े, इसका किताब पढ़े, इसके पीछे आपको चलना नहीं है। और इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्स होना चाहिए, तो फिर से हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जो सोर्स आपको वहाँ पे बताया गया था उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो आप अगर उस वीडियो को, पिछला वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कौन कौन से सोर्स को यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, या जो भी सॉल्यूशन में आपको स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है वो कौन कौन सा सोर्स से दिखाया जा रहा है। वो चीज को जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग एक प्रश्न को चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है आने वाले वीडियो में हम लोग बाकी प्रश्नों को लगातार देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप ये भी तय कीजिएगा कि किसी का भी वीडियो में आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे कितना आपका बेनिफिट हो रहा है, ये चीज को भी आपको तय करना होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जिस टॉपिक से एक प्रश्न भी नहीं बन सकता है उसको 1 घंटा का वीडियो हम लोग क्या करते हैं, देखने लग जाते हैं और उससे कोई फायदा हम लोगों को होता नहीं है। तो आपका जो है, आपको पीएचडी नहीं करना, आपको पीटी क्वालिफाई करना है और आपको थोड़ा स्वार्थ होना होगा कि आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, ये चीज आपको तय करना होगा। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तब तो अलग बात है, आप घंटा 2 घंटा का लेक्चर देखते रहिए, कमेंट पढ़ते रहिए, ये सब करते रहिए। और अगर आपको वास्तविक में पीटी क्लियर करना है, आप एक टारगेट, एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो आपको हमेशा ये तय करना है कि आप जहां पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सही। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। और ये जो आज का पहला प्रश्न है 2013 में अगर आप देखिएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री से आपका 9 प्रश्न पूछा गया था, मेडिवल से 1 है और मॉडर्न से आपका 5 है। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में ही हम आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पे डाल दिए हैं और इसीलिए यहाँ पे प्रश्नों का संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया था, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 का जो किताब है एनसीईआरटी उसको आप पढ़ लीजिए और सीसीईआरटी का जो वेबसाइट है वहां पे जाके देख लीजिए, क्योंकि उसी का सोर्स का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। आज तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे उसका सोर्स को हम लोग यूज करेंगे। आज एनसीईआरटी का आपको यूज देखने को मिल जाएगा कि ये जो प्रश्न आए हैं वो एनसीईआरटी से आए। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही यहाँ पे पूछा गया है। बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। मतलब 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सिंधु सभ्यता के लिए सही है। सबसे पहले यहाँ स्टेटमेंट है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब आपको यहाँ पे बेसिक लॉजिक लगाना है। कभी कभी क्या होता है, तीनों स्टेटमेंट हम नहीं जानते, तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं उसको भी आपको देखना है और उसको भी सीखना है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो है आप एलिमिनेट करके ही बनाइएगा। 1-2 आपका 20-25 सवाल ही रहेगा जो कि 100% आप जाएंगे, बाकी तो एलिमिनेशन मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। तो ये चीज जो है वो आप शुरुआत से ही सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ पे एलिमिनेशन से हम काटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले
यहाँ पे बोलता है वो तीसरा ऑप्शन अगर आप देखिएगा, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अगर आप हड़प्पा सभ्यता थोड़ा भी अगर आप पढ़े हैं सीरियस होके, तो एक चीज तो आपको पढ़ने को मिलता है कि घोड़े के यहाँ कोई अवशेष मिले नहीं। सुरकुर्दा एक जगह है गुजरात में, वहां कहा जाता है कि घोड़ा का अवशेष मिला है, लेकिन फिर भी वो बहुत रेयर है या विवाद है उसमें। तो इस तरह से यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जब घोड़ा उस समय था ही नहीं, तो घोड़ा का रथ में वहां पे युद्ध लड़ता कैसे होगा। और ये जो है एक तरह से कैरेक्टर या गुण जो है वो वैदिक काल के बारे में बताया गया। तो तीसरा ऑप्शन तो आपका कट गया। तीसरा ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पे आप देखिए कि तीसरा अगर स्टेटमेंट कट गया तो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन सी, ये काट गया। अब हम देखते हैं कि और कौन चीज हम जान सकते हैं। देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अब ये चीज हम चलिए ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है कि देवी देवता था कि नहीं थे, या एलिमिनेशन से अगर काटना है तो पहला ऑप्शन भी हम देख सकते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखिए विशाल महल में आपको उसका स्नानागार हो गया, अन्नागार, ये सब में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे अन्नागार को हम विशाल महल कर सकते हैं, लेकिन मंदिर, मंदिर के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, हिस्ट्री अगर अच्छा से भी पढ़े होंगे, तो मंदिर जो बनने का अगर शुरुआत आप देखिएगा तो गुप्त काल से मंदिर आपको देखने को मिलेगा। वैदिक काल में और मौर्य काल में भी मंदिर आपको देखने को नहीं मिलते। मौर्य काल में आप देखिएगा चट्टान काट के गुफा बनाया जाता था और यक्ष यक्षिणी की वहां पे मूर्ति देखने को मिलती है। तो मंदिर तो आपका गुप्त काल से बनना शुरू होता है। तो मंदिर हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिलेंगे, अगर आप थोड़ा भी इसको डिटेल से या अच्छे से पढ़े होंगे तो मंदिर के बारे में कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे काट सकते हैं, और इस तरह से ऑप्शन ए काट दीजिएगा तो बच जाएगा यहाँ पे केवल 2, क्योंकि उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑप्शन 2 अगर पढ़िएगा तो पता होगा कि देवी देवताओं का ये लोग पूजा करते थे। कोई भी सभ्यता है तो उनके कोई ना कोई पूजनीय होते हैं, चाहे वो प्रकृति के करते हो या किसी भी ना अपना जो देवी देवता होगा उसका तो पूजा करता होगा। ये कॉमन सेंस भी है, और कॉमन सेंस नहीं है अगर आप उसको नहीं भी लगाना चाहते हैं तो भी एक बार अगर किताब देखेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अब देखिए ये सोर्स में कैसे आप मिला है। ये तो है कि हम पढ़े हुए थे तो आपको हम बता दिए, हो सकता है आप नहीं पढ़े हुए, आप सोर्स से कैसे यहाँ पे कहाँ कौन से सोर्स से ये प्रश्न पूछा गया, अगर ये जानना चाहते हैं तो एनसीईआरटी क्लास 11 का ये है ना स्क्रीनशॉट आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है, वो खेती उटी के बारे में दिया गया है कि गेहूं जौ दाल चना ये सब का खेती करते थे। तो वहां से सवाल तो अभी पूछा नहीं गया है, यहाँ पूछा गया है जानवर से। तो देखिए कौन कौन से मवेशी कुछ मिलते हैं, जिसमें भेड़ बकरी भैंस और सुअर आपके हड्डियां अवशेष के रूप में हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ वरा यानी सुअर जो है और हिरन तथा घड़ियाल का भी हड्डी यहाँ मिला है। मतलब घोड़े का यहाँ पे कोई चर्चा किया नहीं गया। अब आप कहिए घोड़े का चर्चा नहीं किया गया है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे जानवर का चर्चा नहीं किया है, तो हम कैसे जानेंगे कि घोड़ा यहाँ पे नहीं मिलता था। तो आगे अगर आप थोड़ा सा ओल्ड एनसीईआरटी में जाते हैं, या आपको बोला गया था कि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो आप जो है किसी कोचिंग का मटेरियल प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो कोचिंग का मटेरियल जो होना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए। मतलब आपको उसमें विश्वास होना चाहिए कि ये जो है सही तरीके से बनाया गया है। तो इस तरह से और नहीं तो आप सिंपली एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, ओल्ड एनसीईआरटी, और इसमें कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि इससे पढ़ने से आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप देखिएगा तो लिखा है गुजरात का सरकुर्दा या सुरकुर्दा हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो वहां पे कुछ अवशेष मिला है जो कि 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास है, और इसको बताया गया है कि ये घोड़े के अवशेष है और ये संदेहग्रस्त है। मतलब डाउट है कि ये घोड़ा का ही अवशेष है या नहीं है। लेकिन इतना तो यहाँ पे तय है कि हड़प्पा सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, मतलब वहां पे घोड़े नहीं पाए जाते थे। और जब घोड़े पाए नहीं जाते थे तो तीसरा स्टेटमेंट आराम से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो गया तीसरा स्टेटमेंट काटने का सोर्स। तो दूसरा चीज अगर हम देखते हैं कि देवी देवता का पूजा करते थे कि नहीं, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो अगर आप एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 का देखिएगा, जिसमें तीनों हिस्ट्री आपको मिलेगा, एंशिएंट मॉडर्न और मेडिवल तीनों मिलेगा। तो यहाँ पे अगर फोटो इमेज देखिएगा, जैसे आपको बोला गया था कि जब भी हम पढ़ते हैं तो केवल लाइन को नहीं पढ़ना है, उसके साथ जो इमेज दिया गया है उसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि लाइन में कभी कभी क्या चीज होता है कि हम छोड़ देते हैं, लेकिन इमेज से जो होता है वो चीज कैच हो जाता है। यहाँ देखिए क्या ये एक मातृ देवी है, और अंदर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की कई मूर्तियां यहाँ पे मिली है। तो जब मातृ देवी है यानी देवी का पूजा होता होगा। दूसरा चीज है यहाँ पे शिव का यहाँ पे मुहर मिला है, यानी कि आदि शिव बोला गया है, मार्शल के द्वारा बोला गया है, जो कि अभी हम गाइड बुक में जिस लिखा हुआ है वो चीज आपको हम बताएंगे। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। तो ये आदि शिव है यानी ये देवता है। तो देवता और देवी दोनों का मिलता था, यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो तो सही आपका यहाँ पे हो जाएगा कि देवी का भी पूजा होता था और देवताओं का पूजा होता था।
अब यहाँ पे देखिए मंदिर नहीं मिला है, तो मंदिर का कहीं पे चर्चा ही नहीं किया गया है, मंदिर जैसा कोई अवशेष यहाँ पे मिले ही नहीं है। और ये चीज आपको पूरा जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको, या कोई भी गाइड बुक भी अगर आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको स्पष्ट बता दिया जाता है कि यहाँ किसी तरह का कोई भवन अवशेष मंदिर जैसे नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे कि बोला गया कि क्वेश्चन बैंक को जब हम पढ़ते हैं तो केवल जो उसका ऑप्शन है उसका आंसर नहीं जानते हैं कि कौन आंसर सही है कौन आंसर गलत है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि सुरकोटदा घोड़ा का अवशेष का बात किया गया, तो घोड़ा का जो अवशेष मिला है उसका अवशेष कहाँ मिलने का बात कहा गया है, तो गुजरात के सुरकोटदा। तो आपको याद रखना चाहिए कि गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। हो सकता है अगले बार या नेक्स्ट ईयर में आपको मिलाने के लिए दे दिया जाए कि सुरकोटदा कहाँ है, और इस तरह से ऑप्शन आपका रहेगा गुजरात, तो आपका वो जाना चाहिए। और इसका खोज जो किए थे सुरकोटदा का वो जगपति जोशी किए थे 1964 में। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज है उसको आपको पढ़ना है। अब सब चीज तो लाइन बाय लाइन यहाँ संभव नहीं है, ये आपका क्लास नोट से है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ये हम लोग जो क्लास आपको नोट्स पिछले वीडियो में बताया गया था कि बहुत सारे किताब को एक जगह हम लोग कलेक्ट करके, बहुत सारा लेंदी हो जाता है, तो एक जगह कलेक्ट करके जो भी तथ्य हैं उसको कलेक्ट करने का प्रयास किया एनसीईआरटी हो, चाहे और भी बहुत सारे ऑथेंटिक बुक हो, उसको एक जगह हम लोग रख के, है ना, स्टूडेंट को देने का प्रयास किया। और उसी क्रम में ये गाइड बुक आपका, या एक तरह से कहिए कोचिंग का जो मटेरियल हम लोग का जो कोचिंग है उसका मटेरियल ये है, और इसी में यहाँ पे आपका दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो स्त्री की बहुत सारी मूर्तिकाएं मिली हैं, और यहाँ पे पृथ्वी देवी का यहाँ पे जो है उसका भी अवशेष मिला है। यहाँ पे नाम दिया गया है मार्शल द्वारा, जो है इनका नाम दिया गया, जिसमें था पृथ्वी के गर्भ से, मतलब एक मूर्ति के गर्भ से आपका क्या निकल रहा, दिखा रहा है, पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, उसको मार्शल जो है वो पृथ्वी देवी के नाम दिए। तो ये सब आपको पूछ सकता है कि पृथ्वी देवी किसके द्वारा कहा गया, या देवी देवता के जब बारे में जब पढ़ रहे हैं तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पशुपति जो महादेव है उसको कौन कहे थे, तो ये मार्शल जो थे वही यहाँ पे कहते हैं कि ये जो आपका सील में जो फोटो दिख रहा है वो पशुपति, जिसको हम लोग शिव के नाम से जानते हैं, उन्हीं का ये फोटो है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। क्योंकि हम तो एक गाइड लिखा हुआ प्रतीक चिन्ह, एक तरह से कहिए लिपि, तो हम पढ़ नहीं पाए, तो हम तो गेस ही कर सकते हैं कि ये शिव होंगे कि कौन होंगे, ये सब गेस में चलता है। तो इस तरह से यहाँ पे है ना बोला गया कि ये शिव का ही एक आदिम रूप होगा। और इस तरह से इसके साथ जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो आगे साल के प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा कि मोहनजोदड़ो से जो ये सील प्राप्त हुआ है, इस सील के अगल बगल कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो हाथी देखने को मिलता है, चीता जिसको बाघ भी लिखता है, कहीं कहीं पे एनसीईआरटी में बाघ लिखता है या शेर भी लिख सकता है, तो इस तरह का है। उसके बाद गैंडा और भैंसा है, और इसके नीचे जो है वो 2 हिरन है, जिसको बारहसिंगा भी एनसीईआरटी फाइन आर्ट क्लास 11 में लिखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको अवेलेबल है एनसीईआरटी में भी, आपको वहां मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो अरेंज करके नहीं देता है, तो हम लोग उसको अरेंज करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज अगर आप पढ़ें तो आसानी से ये सवाल बन सकता है। इसी तरह से यहाँ पे है ना स्पष्ट देखिए गाइड बुक में हम लोग लिख देते हैं जो भी चीज आपका प्रश्न आते हैं। विशाल स्नागार तो पाए गए थे, लेकिन ऐसा कोई मंदिर वगैरह सब कहीं नहीं आपको देखने को मिलता है। और इस तरह से उस समय जो पूजा होता था किसका होता था, तो पीपल का, वृक्ष का, डोब पक्षी का वहां पे होता था। उसी तरह से वृक्ष, अग्नि और जल की पूजा की जाती थी। अग्नि वेदी के वहां पे साक्ष्य मिले हैं। घड़ियाल की पूजा होता था, और सिंधु नदी को यहाँ पे देवता के रूप में यहाँ पे माना जाता था, ऐसा यहाँ पे दिया गया। तो जब भी देवी देवता बोला तो आपको उसको डिटेल पढ़ना, नहीं है कि बस देवी देवता की पूजा किया जाता था, इसका आंसर जान गए और मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। घोड़ा का अवशेष के बारे में आया, तो घोड़ा का अवशेष कहाँ मिला है, कौन खोजे हैं, क्या उसमें की है, तो उसके बारे में डिटेल आपको जानना होगा, तभी आप जो है क्वेश्चन बैंक का फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो फिर एबीसीडी आप केवल आंसर अगर टिक कर लीजिएगा तो इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। देखिए टाइम तो बहुत ज्यादा लगा, लेकिन आपको धीरे धीरे ये टाइम आगे जैसे जैसे सॉल्व करते जाइएगा क्वेश्चन, वो टाइम कम होते जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड मटेरियल से ही पूछे जाएंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देवी देवता से हम लोग बनाए क्वेश्चन, घोड़े से बनाए, तो ये बहुत सारे तथ्य जो है वो रिपीट होंगे। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वहां टाइम जो है वो कम लगते जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने में इतना लंबा टाइम लगा दिया, क्योंकि देखिए बेहतर तरीके से अगर तैयारी करना है तो एक बार तो टाइम लगता ही है। और इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए, और साथ ही साथ आपको एक तरीका बताया जाए कि क्वेश्चन बैंक को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, और जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो किन किन चीज को ध्यान में रखना है, और जब आप इसी का सोर्स जब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं, तो इसमें किन चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब आप जब भी एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसके बगल में जो भी फोटो दिया हुआ रहेगा उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ जो सवाल पूछा गया है, क्या यह एक मातृ देवी है, यहाँ पे अगर इसका आप सवाल थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग में सोचे रहते कि हाँ ये मातृ देवी बोला गया है, माना गया है, मृण मूर्तियां थे, मिट्टी की बनाई गई मूर्तियां यहाँ पे मिला है, तो इसका अगर आप जवाब अगर आप ढूंढेंगे थोड़ा बहुत भी, तो आराम से आपको ये जो है सवाल जो है आराम से इसको आप बना सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है
वो बाकी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज शुरुआत दिन था इसलिए एक ही प्रश्न को यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किए। आप लोगों को करना क्या है कि जो पिछले वीडियो में हम सोर्स बताएं वो सारा सोर्स जो है इंटरनेट पे उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। वो पीडीएफ आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास जेरोक्स मटेरियल उसको कराना है, अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा है तो उसको जेरोक्स आप करा सकते हैं किताब के रूप में। एनसीईआरटी अगर नहीं मिल रहा है मार्केट में तो एनसीईआरटी तो मिल ही जाएगा, बाकी जो जैसे सीसीईआरटी है, फाइन आर्ट है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसका आप जेरोक्स भी करा सकते हैं और इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फाइन आर्ट एक ऐसा किताब है जिसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और ये चीज आपको क्वेश्चन बैंक में हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जितना भी बुक है उसको आप कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। और अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो कॉन्फिडेंस रहिए और फॉर्म भरने का प्रयास कीजिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम अपने मन से हार जाते हैं। हम चीज़ों को भटकाव में सुनते हैं कि ये है वो है, लेकिन ओरिजिनल चीज़ को हम जानते नहीं हैं और फिर हम भटकने लग जाते हैं। तो आपको सारा चीज़ हम धीरे धीरे बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको किसी तरह का कोई डर नहीं रखना है। अगर आप चाहते हैं, मन से इच्छा है कि हम इसका तैयारी करें और आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरिए। और हम लोग के द्वारा जो आप लोगों को वीडियो बताया जा रहा है या वीडियो में जो भी तथ्य बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। और भी जो भी टॉपर हैं उनके आप सुनिए, उनका जो स्ट्रेटजी है उनको आप फॉलो कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।